टॉपिक है रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट में समझेंगे रॉयल्टी कहते किसको हैं। रॉयल्टी एक पेमेंट होती है जो किसी एसेट के ओनर को मिलती है और वो पेमेंट करने वाला होता है यूजर एसेट का किसी बिजनेस एग्रीमेंट में। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें माइनिंग जैसे कुछ एक्टिविटीज रहती हैं कि जैसे कोई बिजनेसमैन है और उसको कोल निकालना है। एक बिजनेसमैन को कोल की जरूरत है, बिजनेस करता है वो कोल का, और एक ओनर है, लैंडलॉर्ड है, जिसके पास ऐसी जमीन है जिसमें कोल है। अब ये जो लैंड का ओनर है ये स्वयं कोल नहीं निकाल पाता है, तो इसने किसी बिजनेसमैन को, बी को ये दे दिया किराए पे कि आप इसमें से कोल निकाल लीजिए। बिजनेसमैन इस जमीन का किराया लैंड के ओनर को देगा। इस किराए को ही टेक्निकल भाषा में ऐसे केसेस में रॉयल्टी कहा जाता है। रॉयल्टी को हिंदी में अधिकार शुल्क कहते हैं कि मैंने मेरी जमीन का अधिकार किसी और को दे दिया सामान निकालने के लिए, मैंने जमीन बेची नहीं है, तो उस अधिकार के बदले में जो मुझे फीस मिलेगी उसी को रॉयल्टी बोलते हैं। रॉयल्टी जो टर्म यूज की जाती है वो माइन के केस में या क्वेरीज के केस में या पेटेंट के केस में या कॉपीराइट के केस में की जाती है। माइन होता है कि जमीन के नीचे से जब कोई मटेरियल निकाला जाता है। क्वेरीज होती हैं जब जमीन के लेवल से कोई मटेरियल निकाला जाता है, जैसे पहाड़ जो होते हैं उनमें से पत्थर निकालना, ये क्वेरीज में आ जाता है। पेटेंट, पेटेंट होता है जब किसी पर्सन ने कोई इन्वेंशन या इनोवेशन किया हो और उस इन्वेंशन या इनोवेशन को कोई दूसरा मिसयूज ना करे, चोरी ना करे, इसके लिए वो इसको रजिस्टर्ड करा सकता है। पेटेंट एक रजिस्टर्ड राइट होता है, तो जिस पर्सन ने इसको इन्वेंट किया उसने अपने नाम इसका पेटेंट करा लिया, रजिस्टर्ड करा लिया। अब वो इस पेटेंट को किसी को किराए पे दे सकता है यूज करने के लिए, उससे पैसा चार्ज करेगा। कॉपीराइट जो होता है ये कॉपी करने का राइट होता है। कॉपीराइट को रजिस्टर्ड भी कराने की जरूरत नहीं होती है, ये स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। जैसे किसी गायक ने कोई, किसी गाना बनाने वाले ने कोई गाना लिखा या किसी राइटर ने कोई बुक लिखी, तो जब बुक लिखी या कोई आर्टिकल लिखा ऑटोमेटिकली उसका कॉपीराइट है, बिना उसकी मर्जी के दूसरा कोई उसको छाप नहीं सकता है। अगर कोई राइटर अपनी बुक को छापने का अधिकार किसी पब्लिशर को देता है तो बदले में फीस लेता है। ये सब रॉयल्टी कहलाती है, इस तरह की इनकम। रॉयल्टी कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और सेल, या तो प्रोडक्शन के बेस पे या सेल के बेस पे। जैसे आपने कितना सामान निकाला, माइन से कितना सामान प्रोड्यूस किया, यूनिट के बेस पे रॉयल्टी हो सकती है कि आप एक फिट निकालते हैं तो 5 रुपीज पर फिट का चार्ज लगेगा। आपने 1000 फिट निकाली तो 5000 चार्ज हो जाएगा। दूसरा ये सेल के बेस पे भी हो सकता है, ज्यादातर बुक्स के केसेस में कि आपने 1000 कॉपी बेची तो पर कॉपी कितने रुपए राइटर को मिल जाएंगे। ओनर एसेट का जो होता है उसको लैंड होल्डर, लैंडलॉर्ड या लेसर कहते हैं, और जो यूजर होता है, जो बिजनेसमैन किराए पे लेता है एसेट को, उसको लेसी कहते हैं। रॉयल्टी के कुछ एग्जांपल्स हैं। एक माइन का ओनर किसी बिजनेसमैन को देता है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए। पेटेंट या कॉपीराइट, पेटेंट या कॉपीराइट का जो ओनर है वो लाइसेंस देता है किसी को पैसा लेकर के यूज करने के लिए। ऑथर किसी बुक का या आर्टिस्ट या डिजाइनर अपना जो इसका स्वयं का किया गया काम है, वर्क है, इसका ऑथर का है तो उसका रिटन वर्क है, आर्टिस्ट है तो उसकी आर्ट है, डिजाइनर है तो उसकी कोई डिजाइन है, उसको वो कॉपी करने का किसी को राइट देता है। तो ये सब इनके बदले में जो पेमेंट होती है वो रॉयल्टी कहलाती है। मिनिमम रेंट या डेड रेंट, अब इन केसेस में इस तरीके से इनकम को फिक्स करने के लिए कि एक न्यूनतम इनकम जरूर मिल जाए
मालिक को यानी कि ओनर को। जैसे कि किसी पर्सन की माइन है और उसने वो माइन किराए पर दे दी मिनरल निकालने के लिए किसी बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन को किराए पे दे दी, तो बिजनेसमैन ने तो कहा कि मैं जितना निकालूंगा मटेरियल इसमें से उसके हिसाब से पेमेंट करूंगा। अगर मैं यहां से 1 kg मटेरियल निकालूंगा तो मान लो उसने तय कर दिया कि 1 kg पे 1 रुपये पे करूंगा। तो अगर उसने 1000 kg मटेरियल निकाला पूरे साल में तो 1000 रुपये ओनर को मिलेगा, जो लैंड का ओनर है। अब ओनर को रहता है कि भाई ऐसा ना हो कभी बिजनेसमैन जानबूझ करके कम सामान निकाले और मेरी इनकम कम रह जाए, तो वो अपनी इनकम की सिक्योरिटी के लिए वो कहता है कि कोई न्यूनतम राशि तय कर दो कि अगर आपने कुछ नहीं निकाला या उससे कम निकाला तो कम से कम मेरी न्यूनतम इनकम बनी रहे। तो जो न्यूनतम इनकम तय कर दी जाती है उसको मिनिमम रेंट या डेड रेंट कहते हैं कि इतना तो देना ही पड़ेगा। ये इस तरीके से होता है कि जैसे मान लो 1 रुपया पर यूनिट तय कर दिया 1 kg का, लेकिन उसने कहा कि आप कम से कम साल में 10,000 रुपये मुझको जरूर दोगे। तो ये जो 10,000 रुपये है इसको मिनिमम रेंट कहते हैं, न्यूनतम किराया। अब अगर बिजनेसमैन ने मान लो 4,000 kg सामान निकाला तो 1 रुपये से 4,000 रुपये की पेमेंट बनी, लेकिन कम से कम 10,000 उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसने 12,000 kg सामान निकाल लिया तो 1 रुपये से 12,000 रुपये बन गए। इस केस में उसको अब 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब एक्चुअल रॉयल्टी जो बनती है या मिनिमम रेंट, इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो देना पड़ेगा। जो भी ज्यादा होगा, मान लो रॉयल्टी एक्चुअल रॉयल्टी कम है तो मिनिमम रेंट जरूर देना पड़ेगा, और एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा हो गई तब एक्चुअल रॉयल्टी देनी होगी। नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग वह अमाउंट है जब मिनिमम रेंट ज्यादा होता है रॉयल्टी से। जैसे ऊपर वाले केस में समझें, मान लो 12,000 kg सामान निकाला और जो रॉयल्टी बन गई वो 12,000 kg पे 1 रुपये के रेट से 12,000 रुपये बन गई। तो 12,000 रुपये जो है ये एक्चुअल रॉयल्टी है और मिनिमम रेंट है 10,000। तो क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम रेंट है उससे ज्यादा बन रही है एक्चुअल रॉयल्टी, मतलब ज्यादा काम हुआ, तो ये तो हुई एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग इसका उल्टा होता है। मान लो इसने केवल 8,000 kg सामान निकाला होता और एक्चुअल जो रॉयल्टी है तब 8,000 रुपये बनती। 8,000 kg सामान निकाला तो 1 रुपये के रेट से पेमेंट बनती 8,000 रुपये और मिनिमम पेमेंट है 10,000 रुपये। तो इसका मतलब कितना कम काम किया उन्होंने 2,000 रुपये का कम काम किया। अब ओनर जो पैसे मांगेगा वो पूरे 10,000 मांगेगा और बिजनेसमैन 8,000 तो इसलिए देगा कि 8,000 का सामान उसने निकाला है माइन से, और 2,000 इसलिए देगा क्योंकि उसने मिनिमम रेंट से 2,000 रुपये कम का सामान निकाला। कुल मिलाकर के जो 2,000 रुपये देने पड़े ये उसकी शॉर्ट वर्किंग है। शॉर्ट वर्किंग बिजनेसमैन के लिए एक तरह से लॉस है। नेक्स्ट है एक्सेस वर्किंग। एक्सेस वर्किंग मिनिमम से जब ज्यादा सामान हो जाए, जैसे मिनिमम रेंट 10,000 था और एक्चुअल में जो काम किया वो 12,000 का सामान निकाल लिया माइन से, तो 2,000 का ज्यादा सामान निकाला, ज्यादा काम किया, ये एक्सेस वर्किंग है। रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? रिकूपमेंट मतलब रिकवरी शॉर्ट वर्किंग की। जनरली ये होता है जैसे ऊपर के एग्जांपल में हमने देखा कि एक साल ऐसा हुआ कि जो मिनिमम रेंट था वो 10,000 था, जबकि एक्चुअल में जो सामान निकाला वो 8,000 का निकाला, तो 2,000 का उसको लॉस हो गया बिजनेसमैन को शॉर्ट वर्किंग के रूप में। अब क्योंकि ये बिजनेसमैन का लॉस है तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेसमैन और ओनर ये मिलकर के तय कर लेते हैं कि भाई जैसे ओनर की इनकम तो हमने सेव कर दी कि कम से कम 10,000 मिलेगा ही मिलेगा, अब बिजनेसमैन के बारे में भी सोचा जाए कि बिजनेसमैन अगर कम का सामान निकाल रहा है तो उसको तो लॉस हो गया। तो एक क्लॉज रख दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको जो शॉर्ट वर्क होगा आपका, यानी कि जो आपको लॉस हुआ 2,000 जो जेब से देना पड़ गया आपको मिनिमम रेंट के पूरा करने के लिए, इस लॉस को आप रिकवर कर सकते हो चाहो तो आने वाले वर्षों में।
आने वाले वर्षों में जब आपको एक्सेस फायदा हो जाए, जब फालतू आप काम करो, जैसे कि हमने देखा था अभी एक केस में कि मिनिमम रेंट 10,000 था और प्रोडक्शन हो गया था 12,000 का सामान निकाल लिया तो 2,000 का बचत हो गया। तो ओनर ये कहता है कि आप अब ये जो पुराना शॉर्ट वर्क है वो आने वाले 1 वर्ष में या 2 वर्ष में या आने वाले 3 वर्षों में जब आपको कभी फायदा हो तो उस फायदा की अमाउंट में से ये काट लेना और केवल बचा हुआ पैसा मुझे देना। एक तरह से उस लॉस की क्षतिपूर्ति का तरीका होता है रिकूपमेंट। यह एक प्रोविजन होता है जिसमें शॉर्ट वर्किंग को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एडजस्ट करने के लिए एक्सेस वर्किंग से। रिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग शुड बी कैरीड फॉरवर्ड। जो रिकूपेबल है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। रिकूपेबल मतलब रिकवरेबल, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसको बैलेंस शीट में जब तक वो रिकूप नहीं होगा तब तक उसको एक करंट एसेट के तौर पे दिखा सकते हैं। अनरिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग, लेकिन जो अनरिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग होगी उसको P&L में भेज दिया जाएगा। इसको ऐसे समझें गिवन केस में, जैसे मान लो मिनिमम रेंट 10,000 था और एक्चुअल रॉयल्टी 8,000 हो गई, 2,000 का शॉर्ट वर्किंग हो गया। अब जो 2,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ है इसमें मान लो एक कंडीशन तय कर दी इन्होंने कि पहले 2 वर्षों में फर्स्ट 2 ईयर्स में रिकवर किया जा सकता है। फर्स्ट 2 ईयर्स में रिकवर करने के लिए हमने चेक किया तो नेक्स्ट ईयर देखा, नेक्स्ट ईयर मान लो 10,000 का एक्चुअल रॉयल्टी हो गया, 10,000 kg सामान निकाल लिया तो नेक्स्ट ईयर जो मिनिमम रेंट है वो 10 है और एक्चुअल सामान भी 10 है, तो ना कोई शॉर्ट वर्क हुआ ना एक्सेस वर्क हुआ। तो यहाँ पे तो रिकूप कर नहीं सकते, जो पिछला लॉस है अभी भी वो लॉस ही रह गया। मान लो इनका कंडीशन ये तय था कि वे केवल नेक्स्ट 2 ईयर तक कर सकते हैं रिकूप आप। अब नेक्स्ट 2 ईयर में क्या हुआ, अगले में पहले में तो कुछ हुआ ही नहीं, ना शॉर्ट वर्क ना एक्सेस वर्क, जितना मिनिमम रेंट था उतना ही एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ। तीसरे वर्ष में ये हुआ, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष। तीसरे वर्ष में ये हुआ मिनिमम रेंट 10,000 था और एक्चुअल में जो वर्क हुआ वो 11,000 kg सामान निकाल लिया माइन से, तो 11,000 रुपये का काम हो गया, एक्चुअल रॉयल्टी 11,000 बन गई। तो यहाँ पे 1,000 एक्सेस वर्क हुआ। अब हम देखेंगे कि ये जो दूसरे साल के लिए तय था कि ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक ही वो रिकवर कर सकता है पुराने 2,000 लॉस को, तो जो 1,000 इस साल एक्सेस वर्क हुआ इसमें से ये जो पुराना शॉर्ट वर्क था जो लॉस था उसका 1,000 कवर हो जाएगा, यानी कि रिकूप हो गया। तो ये तो रिकूप हो गया। अब जो बाकी बचा 1,000 वो अब अनरिकूपेबल कहलाएगा, अनरिकवरेबल, क्योंकि अब उनकी कंडीशन थी कि आने वाले 2 साल तक ही कर सकते हैं, उसके बाद आगे नहीं ले जा सकते। तो इसका मतलब हर हाल में ये लॉस हो गया। जब हमें पता चल जाए हर हाल में लॉस हो गया तो जो कंफर्म लॉस हो गया उसको P&L अकाउंट से चार्ज कर लिया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो अनरिकूपेबल शॉर्ट वर्किंग होगी उसको P&L में भेज दिया जाता है, खर्चा मान लिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें स्ट्राइक या लॉकआउट। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्राइक हो जाए या लॉकआउट हो जाए तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा उतने समय के लिए। स्ट्राइक जो होता है, स्ट्राइक किया जाता है वर्कर्स के द्वारा और लॉकआउट किया जाता है ओनर के द्वारा। जब ओनर काम नहीं दे तो लॉकआउट होता है और जब वर्कर काम नहीं करें तो स्ट्राइक होता है। दोनों ही केस में काम बंद हो जाता है। अगर एग्रीमेंट में इस तरह का कोई प्रोविजन रख दिया जाए, जनरली रख दिया जाता है, तो स्ट्राइक या लॉकआउट के समय के लिए मिनिमम रेंट की अमाउंट को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दिया जाता है इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक या लॉकआउट। जैसे गिवन केस में हमने देखा कि मान लो 10,000 रुपये उनका मिनिमम रेंट तय था। अब किसी खास वर्ष में स्ट्राइक हो गई 6 महीने के लिए, अगर 6 मंथ स्ट्राइक ही रहती है तो इसका मतलब अब जो मिनिमम रेंट है वो प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाएगा, यानी कि आधा ही कर दिया जाएगा, 3,000 रुपये रह जाएगा मिनिमम रेंट 6 महीने के लिए। अगर मान लो केवल 3 महीने स्ट्राइक रही या 3 महीने लॉकआउट रहा और मान लो प्रोविजन दिया गया है क्वेश्चन में कि प्रोपोर्शनेट कम कर देना है, तो 3 महीने का किराया कम हो जाएगा। पूरे साल का 10,000 था, 6 महीने का, इसमें शायद मैंने 3,000 बोल दिया, ये गलत बोल दिया था। 6 महीने के लिए काम बंद रहेगा तो 10,000 पूरे साल का था, 6 महीने का 5,000 होगा, 5,000 किराया कम हो जाएगा। ठीक वैसे ही मान लो केवल 3 महीने के लिए स्ट्राइक या लॉकआउट रहा तो 3 महीने का प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैसे बनाएंगे, 1 साल का 10,000,
6 महीने का 5,000 और 3 महीने का 2,500 यानी कि 2,500 रुपया कम कर दिया जाएगा। तो इस तरह प्रोपोर्शनेटली मिनिमम रेंट की अमाउंट को कम कर दिया जाता है। जर्नल एंट्री, कुछ कॉमन जर्नल एंट्री क्या होती हैं रॉयल्टी के केस में? जब रॉयल्टी की अमाउंट ड्यू होती है, जब रॉयल्टी की अमाउंट ड्यू होती है तो जो लेसी है उसकी बुक्स में क्या एंट्री होंगी? लेसी यानी कि बिजनेसमैन, जिसने लीज पे लिया है, जिसने लीज पे लिया है रॉयल्टी उसके लिए खर्चा है, एंट्री करेगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि रॉयल्टी का पैसा लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा ड्यू होने पर। अब अगर ये रॉयल्टी कम है और लैंडलॉर्ड के 10,000 मिनिमम तय है और रॉयल्टी मान लो केवल 8,000 है, तो 8,000 रॉयल्टी के देने ही पड़ेंगे और 2,000 और देने पड़ेंगे, जिसको शॉर्ट वर्किंग कहा जाएगा। तो इस तरीके से एंट्री होती है। जब ये पेमेंट की जाएगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर मान लो 10,000 देना है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू 10,000 टू बैंक अकाउंट कर दिया जाएगा। लेकिन एक्सेस के वर्ष में जब ये ज़्यादा होती है, जैसे मान लो किसी साल ये ज़्यादा हो जाए, 11,000 एक्चुअल रॉयल्टी हो गई, तो लैंडलॉर्ड को डेबिट करते हैं 11,000 से। और मान लो हमने शॉर्ट वर्क पिछला रिकूप किया, जैसे अभी देखा था जब क्वेश्चन समझा रहे थे कि जब एक्सेस वर्क हो जाता है तो पिछले लॉस को रिकूप कर लिया जाता है। मान लो पिछला जो 2,000 का लॉस था उसमें से 1,000 को रिकूप करना है, तो एक्चुअल में किसी साल में जब 11,000 रॉयल्टी बन रही थी तो 1,000 रुपया रिकूप का काट लिया, शॉर्ट वर्किंग के रिकूप का, बाकी 10,000 एक्चुअल में पेमेंट किया। जब शॉर्ट वर्किंग जो अनरिकूपेबल रह गई, जैसे 1,000 अनरिकूपेबल रह गई और रॉयल्टी जो पेबल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, यानी कि खर्चा मान लिया जाता है टोटल रॉयल्टी जितनी भी बनी। और अगर अनरिकूपेबल रॉयल्टी है तो उसको यहां से हमने लॉस मान लिया। अब किसी पर्टिकुलर ईयर में अब ये जितना भी होगा, अगर उस साल की रॉयल्टी 10,000 थी तो 10,000, 11,000 की थी तो 11,000 जितनी हमने डेबिट कर रखी थी रॉयल्टी, अल्टीमेटली वो चार्ज करनी होती है P&L अकाउंट से, P&L अकाउंट से 12,000। ये कॉमन एंट्रीज बताई हैं हर एक साल में, जिसके अलग अलग आइटम के हिसाब से इनका एंट्री जो होगी आइटम के हिसाब से इनको लिखा जाएगा। नेक्स्ट है जर्नल ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के जर्नल में इनकी एंट्री क्या होगी? जब रॉयल्टी रिसीवेबल होगी, लैंडलॉर्ड यानी कि मालिक को जो पैसा मिलेगा, जब उसको पैसा मिलेगा तो वो ड्यू डेटर बना लेगा लेसी को अपनी बुक्स में, क्योंकि लेसी से पैसा लेना है। टू रॉयल्टी रिसीवेबल, जितनी रॉयल्टी रिसीव करनी है यहाँ आ जाएगी। रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, जो रॉयल्टी की शॉर्ट वर्किंग होती है लैंडलॉर्ड की बुक्स में, वही शॉर्ट वर्किंग अगर रिकूप करने की उम्मीद रहती है तो उतने अमाउंट से रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, ठीक जितना शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनता है लेसी की बुक्स में, लेसर की बुक्स में, वही रॉयल्टी रिजर्व कहलाता है, क्रेडिट हो जाता है। बैंक अकाउंट, एक्चुअल में जब इसको पैसा मिलता है रॉयल्टी का तो जितना मिलता है उतने से बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, जितना रिकूप किया जाएगा शॉर्ट वर्किंग को उतना यहाँ पे रॉयल्टी रिजर्व से कम कर दिया जाता है। और टू लेसी अकाउंट, इसके बाद रॉयल्टी रिसीवेबल, जो रॉयल्टी इसको रिसीवेबल है, और रॉयल्टी रिजर्व जो अनरिकूपेबल है, यानी कि अब उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा, तो वो इसके लिए अब शुद्ध बचत हो गई, इसलिए P&L में उसको भेज देता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। इस जर्नल एंट्री को कंसीडर करें, समझें। रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। फाइंड द करेक्ट सिचुएशन ऑफ द यूसेज ऑफ द अबव एंट्री। एंट्री की पहचान करें। इसमें लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किया जा रहा है, इसका मतलब ये एंट्री लेसी की बुक्स में है, क्योंकि जिसकी बुक्स में होती है उसका नाम नहीं रहता है, दूसरी पार्टी का नाम रहता है। तो लेसी की बुक्स में एंट्री है ये। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी इसका खर्चा है, शॉर्ट वर्किंग को डेबिट कर रखा है, यानी कि कुछ शॉर्ट वर्क भी हुआ है। तो ऑप्शंस जो हैं गिवन, इनमें से कौन सा सही होगा इसकी पहचान करें। ये
कौन सी सिचुएशन के लिए है। तो देखने से पता चल रहा है कि शॉर्ट वर्क हुआ है, यानी कि जो मिनिमम रेंट है उससे कम काम हुआ है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन होगा डी, जब रॉयल्टी पेबल है लेस देन मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट से कम है तब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट खुलता है। ये आया हुआ है डी SSSB के एग्जाम्स में। नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग मीन, शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर रॉयल्टी, जब रॉयल्टी से मिनिमम रेंट ज्यादा हो। नेक्स्ट है और एक क्वेश्चन आया हुआ है इसी में से, अंडर रॉयल्टी अकाउंट इफ देयर इज स्ट्राइक फॉर ए सर्टेन पीरियड देन, अगर रॉयल्टी अकाउंट के केस में किसी निश्चित समय के लिए स्ट्राइक हो जाए तो क्या होगा। तो गिवन ऑप्शंस में से सी मिनिमम रेंट इज रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली, ये यूपी टीजीटी के प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आज का ही, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। दो सिस्टम हैं, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। जब किसी बिजनेसमैन को कोई बड़ी एसेट या बड़ा प्लांट खरीदना होता है और कैश पेमेंट वो करना नहीं चाहता है या कैश उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो उधार खरीदना चाहता है। ये दरअसल उधार खरीदने का ही एक स्पेशल सिस्टम होता है, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इनको समझेंगे, ये सामान्य उधार से अलग होता है, ये लंबी अवधि का उधार होता है और पेमेंट इसकी किस्तों में जाती है। हायर परचेज सिस्टम क्या है, इसमें हायर परचेज सिस्टम की खास बात है कि जो परचेजर है वो पे करता है पूरी अमाउंट इंस्टॉलमेंट से, और उन इंस्टॉलमेंट में ब्याज भी शामिल रहता है। जैसे आप कार अगर लेते हैं और कार को इंस्टॉलमेंट्स में लें तो आपको पता है कि उसमें हर इंस्टॉलमेंट में कुछ प्रीमियम का, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट शामिल रहता है और कुछ ब्याज शामिल रहता है। पोजेशन ऑफ गुड्स इज डिलीवर्ड टू द हायरर, हायर परचेज के केस में गुड्स का पोजेशन तुरंत मिल जाता है, यानी कि सामान आपको मिल जाता है। जिस दिन आप खरीदोगे, कार खरीदो, ट्रक खरीदो, मोबाइल फोन खरीदो, अगर इस हायर परचेज सिस्टम में खरीदोगे। लेकिन टाइटल टू द गुड्स यानी कि ओनरशिप वो ट्रांसफर तब होता है जब पूरा अमाउंट पे कर दिया जाता है जितने का एग्रीमेंट होता है। हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस होता है इंटरेस्ट समेत, ब्याज सहित। हायरर जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है तब ओनरशिप मिलती है उसको। सच हायरर हैज ए राइट, ऐसे हायरर को यानी कि जो हायर परचेज कर रहा है उसको राइट होता है कि वो एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है कभी भी लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले, यानी कि उसने मान लो 1 साल की इंस्टॉलमेंट दी, वो चाहे तो अब इंस्टॉलमेंट को बंद कर सकता है, उसको ये राइट है। हालांकि हायरर कैन नॉट रिकवर द सम्स ऑलरेडी पेड, लेकिन वो जो अमाउंट पे किया उसको रिकवर नहीं कर सकता। जैसे मान लो हमने कार या ट्रक किराए पे लिया या बस किराए पे ली, हायर परचेज सिस्टम पे, मतलब खरीद के लिए है, किराया वैसा नहीं समझे, खरीद के लिए, लेकिन हायर परचेज पे खरीदी है हमने। तो हायर परचेज पे अगर बस खरीदी है और मान लो हम सालाना किस्त देते हैं 1 लाख रुपए की, सपोज करिए हमने 4 साल तक 1-1 लाख की 4 किस्तें दी, तो टोटल 4 लाख पे कर दिया। 4 साल बाद हम चाह रहे हैं कि अब हम किस्त नहीं पे करेंगे, तो हम बंद कर देंगे किस्त पे करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिन्होंने हमको बस बेची थी उनको ये राइट नहीं है कि वो हम पे केस करें, उनको राइट है कि वो इस बस को ले जा सकते हैं, तो इस बस को वो ले जाएंगे, ये तो उनको राइट है। और हमारा जो 4 लाख है ये डूब जाएगा, उनका ये राइट है कि वो इस 4 लाख को वापस भी नहीं देंगे अब। और हम ये मान लेंगे कि 4 साल तक हमने ये बस यूज की और 4 साल तक हमने 1-1 लाख की 4 किस्त भरी, तो ये 4 लाख उसका किराया होगा एक तरह से, इसीलिए इसको हायर परचेज सिस्टम बोलते हैं। नॉन पेमेंट के लिए सेलर कैन रिपोजेस द गुड, अगर पेमेंट नहीं हो रही है तो जो सेलर है उसका राइट यही है कि वो गुड को फिर से ले सकता है, सामान को फिर से ले सकता है। हायर परचेजर इस पीरियड के लिए पोजेशन ऑफ गुड्स के लिए कैन नॉट डैमेज, डिस्ट्रॉय, प्लेज या सेल सच गुड्स। खास बात ये होती है कि जो हायर परचेजर होता है, जिसने हायर परचेज पे किसी गुड्स को खरीदा है, उसको पूरे जब तक फुल पेमेंट नहीं कर देगा तब तक उसको ये राइट नहीं होता है कि वो डैमेज करे या डिस्ट्रॉय करे या प्लेज करे या सेल करे उस गुड्स को, वो बेच नहीं सकता है पूरे किस्तों को जब तक क्लियर नहीं कर देगा। और इस अवधि में अगर कोई लॉस हो जाता है गुड्स को तो वो सेलर ही बॉर्न करेगा, बियर करेगा, यानी कि सामान में कोई खराबी आई तो उसकी जो मरम्मत का काम है वो सेलर ही कराएगा,
क्योंकि हम तो मालिक ही नहीं है, हमने तो एक किराए पे ली हुई है अभी। लेकिन इसकी कंडीशन है अगर बायर रीजनेबल केयर करता है, अगर बायर जानबूझ करके नुकसान पहुंचाता है तब बायर को कराना पड़ेगा वो सही। नेक्स्ट सिस्टम है इसी से मिलता जुलता इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स की खूबी ये है कि दोनों में ही किस्तों में पेमेंट होता है, दोनों में ही बड़ी गुड्स को उधार खरीद लिया जाता है, लेकिन कुछ बेसिक अंतर हैं। जैसे कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में पोजेशन ऑफ गुड्स के साथ साथ ओनरशिप भी तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। शुरुआत में जैसे हम गुड्स खरीदते हैं, चाहे किस्त हम बाद में भरते रहें, जैसे हमने एक बार सौदा किया और गुड्स की डिलीवरी ली तो हम उसके पूरी तरह से ओनर भी बन जाते हैं, परचेजर ही उसका ओनर बन जाता है। अगर बायर इसके केस में ड्यूज को स्टॉप करता है, पेमेंट रोक देता है, तो जो सेलर है उसको राइट है, उसको ये राइट नहीं है कि वो गुड्स को ले सके। यानी कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की खूबी क्या है, क्योंकि इसमें पहली बार ही जब हमने गुड ली हम तभी से मालिक बन गए, तो अब उसके ओनर हमें गुड के। सेलर को ये राइट नहीं है कि वो गुड को हमसे वापस ले। हाँ, सेलर को ये राइट है कि वो हमसे लोन को वापस मांगेगा, उसके लिए वो हम पे केस कर सकता है। सेलर कैन सू द बायर, बायर पे केस दर्ज कर सकता है नॉन पेमेंट के लिए। एनी लॉस अकरिंग टू द गुड, ऐसी गुड को अगर कोई लॉस होगा तो वो बायर ही बियर करेगा। बायर बियर क्यों करेगा? क्योंकि इसमें बायर ही मालिक हो जाता है गुड को खरीदते ही। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जनरल क्या होता है हायर की, बायर की बुक्स में, हायर परचेजर की बुक्स में। इसमें ये जो एंट्रीज हैं, दो ही केस हैं कॉमन जिनकी जरूरत है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जानने के लिए, खासतौर पर पीजीटी के लिए, वही मैंने केस रखे हैं। और ये एंट्री कॉमन है, चाहे हायर परचेज है चाहे इंस्टॉलमेंट पेमेंट है, दोनों में एक ही जैसी एंट्री बनेगी। फॉलोइंग मेथड्स आर फॉलोड, ये मेथड फॉलो होते हैं। जनरल मेथड है कैश प्राइस मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। पहला कैश प्राइस मेथड में एंट्री इस तरीके से होती है कि जो बायर ने एसेट खरीदी है वो एंट्री करता है एसेट डेबिट, हायर परचेज एसेट या एसेट डेबिट। मशीन खरीदी है तो मशीन, ट्रक खरीदा है तो ट्रक डेबिट। और टू हायर वेंडर, ये कैश प्राइस से होती है। मान लो 10 लाख की कीमत का ट्रक है तो केवल 10 लाख से ये एंट्री होगी कैश प्राइस पे। हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट, जनरली जब गुड खरीदी जाती है तो एक पेमेंट ऐसी होती है जो डाउन पे दी जाती है, यानी कि जिस दिन हम खरीद रहे हैं उस दिन जो सेलर है वो कहता है कि ठीक है 10 लाख की गुड है, आप 1 लाख डाउन पेमेंट दे दीजिए, बाकी जो 9 लाख है वो आप किस्तों में भरना विद इंटरेस्ट। तो जो शुरुआती पेमेंट होती है उसको डाउन पेमेंट कहते हैं। अगर 1 लाख डाउन पेमेंट दे दी तो एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख। अब जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी साल के लास्ट में, उस पर कोई ब्याज भी बनता है तो ब्याज की एंट्री होगी इंटरेस्ट डेबिट टू हायर वेंडर। मान लो पहले साल की जो किस्त है उन पे टोटल 10,000 ब्याज बना 10,000, तो ये एंट्री 10,000 से हो जाएगी। हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पूरे इंस्टॉलमेंट की एंट्री होगी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ करके। मान लो दोनों को जोड़ करके इसमें 20,000 रुपये बने तो ये एंट्री 20,000 से हो जाएगी हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद P&L डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। साल के लास्ट में जो इंटरेस्ट इस साल दिया, मान लो 10,000 इंटरेस्ट दिया और उस पर टोटल एसेट पे जितना ब्याज बना, मान लो उस पर 30,000 का ब्याज बन गया। कोई भी एसेट है, ये अमाउंट में ऐसे ही मान रहा हूं, इन पे दिमाग नहीं लगाएं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के लिए। मान लो 30,000 डेप्रिसिएशन बन गया। डेप्रिसिएशन हमेशा फुल एसेट की कीमत पे लगता है, उससे फर्क नहीं है कि हमने उसको शुरू में अभी हम उसके मालिक बने कि नहीं बने, लेकिन डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही। तो इंटरेस्ट डेबिट 10,000, डेप्रिसिएशन मान लो पहले साल 30,000 हो गया, तो कुल मिलाकर के P&L में चार्ज हो जाएगा 40,000। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। दूसरा मेथड है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में पहले ही टोटल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लिया जाता है और बायर उसको मान लेता है कि ये एडवांस में मेरा खर्च हो गया, सेलर इसको एडवांस में अपनी इनकम मान सकता है और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट खोल दिया जाता है। ज्यादातर जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है उसमें ये मेथड अपनाया जाता है। इस केस में एंट्री बनती है हायर परचेज एसेट डेबिट। मान लो 10 लाख की एसेट है तो हायर परचेज एसेट यानी कि एसेट अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कैश प्राइस 10 लाख। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, मान लीजिए लंबी अवधि का ब्याज है और ब्याज मिलाकर के 8 लाख हो गया, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में पहले ही साल 8 लाख हो जाएंगे।
टू हायर वेंडर अकाउंट हायर परचेज प्राइस। कैश प्राइस और टोटल इंटरेस्ट को जोड़ करके जो प्राइस बनता है उसको हायर परचेज प्राइस कहते हैं। हायर परचेज प्राइस से वेंडर को क्रेडिटर बना देंगे 18 लाख से। अगली एंट्री हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो डाउन पेमेंट जाएगी, मान लो 1 लाख डाउन पेमेंट करी तो 1 लाख से एंट्री हो जाएगी। फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी पूरे साल का इंटरेस्ट एक ही बार में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट नाम से डेबिट है यहाँ, तो जब इंटरेस्ट लगता जाएगा तो उस साल इस इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट सस्पेंस को खत्म करते चले जाएंगे इंटरेस्ट की अमाउंट से। तो इंटरेस्ट मान लो पहले साल जो इंटरेस्ट है वो 10,000 बना, तो लिख देंगे इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस की जो टोटल अमाउंट थी वो इस तरह धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और लास्ट के ईयर तक वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट समाप्त हो जाएगा और हर साल इंटरेस्ट लगता रहेगा। ये इंटरेस्ट संस्था के लिए खर्चा हो जाएगा परचेजर के लिए। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हायर वेंडर को पेमेंट कर देंगे पूरी इंस्टॉलमेंट की विद इंटरेस्ट। और साल के लास्ट में P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन, जितना भी इंटरेस्ट था वो यहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन जितना लगा वो, और P&L में ये खर्च मान लिया जाएगा दोनों। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के केस में टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू, कुल ब्याज जो सेलर को रिसीवेबल है, जिसको सेलर रिसीव करेगा उसको क्रेडिट किया जाता है किस अकाउंट में। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट की बात हो रही है। टोटल इंटरेस्ट को क्रेडिट किस अकाउंट में करते हैं शुरू में ही, तो वो करते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ हायर परचेज एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विद, हायर परचेज के केस में एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं किस अमाउंट से, तो ये भी हमने अभी देखा था कैश प्राइस से। तो ये इस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहे।